हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके जिस भी एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आ रहा है, किसी भी स्टेट जुडिशरी में, किसी भी अदर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये सेशन आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ पुराने जुडिशरी एग्जामिनेशन के PYQs भी कवर करेंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली हेल्पफुल होंगे, वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सो द ऑफेंस, पहला क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर विच इज पास अंडर दिस एक्ट इज। तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर इस एक्ट के अंदर पास किया जाता है बाय द अथॉरिटी, उसको ब्रीच करने का जो ऑफेंस है वो कैसा ऑफेंस होता है? तो गाइज, वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल नेचर का होता है और वो नॉन बेलेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सेकेंड क्वेश्चन है, द नॉन कंप्लायंस ऑफ एंड इसकी जो बात कही गई है कि दैट सच ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ये आप इसका सेक्शन नंबर 31 पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज एन्यूमरेटेड है। अगला सवाल है, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच ऑर्डर पास अंडर द एक्ट इज एन ऑफेंस। की इस एक्ट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसका अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, यानी कि जिसे आप फॉलोअप अगर नहीं करते हो, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। तो गाइज, दिस इज प्रोटेक्शन ऑर्डर। कि सेक्शन 31 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है दैट ओनली द प्रोटेक्शन ऑर्डर अट्रैक्ट द पीनल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अदर्स आर इन्फोर्सिएबल लेकिन वो पनिशेबल नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शन ऑर्डर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड हियर इट वाज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो सेक्शन 3 में कई सारे बताए हैं काइंड ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कैसे हो सकता है। फिजिकल अब्यूज होता है, मेंटल अब्यूज होता है, इकोनॉमिक अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, सोशल अब्यूज का जिक्र जो है वो सेक्शन 3 के अंदर नहीं किया गया है। देयरफॉर 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Fourth question is, what is the maximum punishment for the breach of protection under section 31? ठीक है, maximum punishment क्या है? तो 31 में mention है, it is imprisonment up to 1 year and fine up to 20,000 or both. तो B is the right answer. Fifth question is, which is not a duty of protection officer? ठीक है, तो protection officer की duties जो है वो enumerated है under section 9, लेकिन इसमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, यानी कि हमको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी नहीं है। सो टू प्रोवाइड अ लीगल एड टू अग्रीव पर्सन, यस ये है। टू ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल रिफॉर्म इन सोसाइटी, क्या ये है? पहले बाकी पढ़ लेते हैं। टू असिस्ट इन ऑब्टेनिंग द मेडिकल एड एंड शेल्टर टू द अग्रीव पर्सन, यस दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी। टू फाइल अ रिपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक इंसिडेंट, यस दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी। तो गाइज, इसमें बी जो है वो कहीं भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी मेंशन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर सेक्शन 9। प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल एड में असिस्ट करते हैं, शेल्टर प्रदान करने में असिस्ट करते हैं, रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म लाने का जो जिम्मेदारी है, इस तरह का ड्यूटी मेंशन नहीं है एक्ट के अंदर। चलिए, 6th क्वेश्चन है, दैट विच सेक्शन एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू पास द एक्स पार्टे ऑर्डर्स। तो गाइज, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 में प्रदान है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक्स पार्टे ऑर्डर्स दे सकते हैं, वो इंटरिम ऑर्डर्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द एफिडेविट सबमिटेड बाय द अग्रीव पार्टी। ठीक है, चलिए, 7th क्वेश्चन इज, इन एप्लीकेशन फॉर द रेसिडेंशियल ऑर्डर विच इज shall be made by a victim of domestic violence before। ठीक है, रेसिडेंशियल ऑर्डर अटेन करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो विक्टिम द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो सेक्शन 12 के तहत जो एप्लीकेशन है, इट इज टू बी मेड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिसाइड्स पासिंग द ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड रेसिडेंस मजिस्ट्रेट कैन पास। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने के अलावा कौन कौन से ऑर्डर पास करने का ड्यूटी और पावर है मजिस्ट्रेट के पास? तो कस्टडी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, यानी कि सभी। कस्टडी ऑर्डर पास किया जाता है सेक्शन 21 में, कॉम्पनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 में, एक्स पार्टी ऑर्डर 23 में। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। चलिए, 9th क्वेश्चन इज, in which judgment the Honorable Supreme Court held that where an act of domestic violence has
commenced prior to the enactment of this act and continued thereafter, in such situation the aggrieved person is entitled to the protection of the act. तो ये बोल रहे हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किसी केस के अंदर इस एक्ट के आने से पहले ही हो गया था, ठीक है, एन एक्ट वॉज कमिटेड या कमेंस प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, और वो इस एक्ट के आने के बाद तक कंटिन्यूड रहा, तो क्या यहाँ पर अग्रीव पर्सन को इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा? तो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करें, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसलिए भी नहीं क्योंकि वो अभी कंटिन्यूइंग नेचर में है, एक्ट के आने के बाद भी वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो क्राइम था वो अभी तक कंटिन्यूड है। तो इस केस का जो जजमेंट है वो दिया गया था इन द केस नेम्ड एज सरस्वती वर्सेस बाबू ऑफ 2014। इसमें कोर्ट ने कहा दैट इफ द वायलेंस इज कंटिन्यूड आफ्टर 2005, ये एक्ट जो है अप्लाई होगा इवन इफ इट बिगैन अर्लियर, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन इज, ये भी देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है 2018 का। 10th क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट? तो कौन फाइल कर सकते हैं? देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकते हैं, अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति कर सकता है, और अग्रीव पर्सन खुद भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 11th क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रिलीफ दैट कैन बी ग्रांटेड अंडर द एक्ट? तो हमने पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट किया जाता है, रेसिडेंस ऑर्डर ग्रांट किया जाता है, मॉनेटरी रिलीफ भी प्रदान किया जाता है, लेकिन दोस्तों डाइवोर्स डिक्री का जो कॉन्सेप्ट है कि डाइवोर्स डिक्री प्रदान की जाए अंडर द एक्ट, ऐसा कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के अंदर नहीं है। उसके लिए जो रिलीफ है वो विक्टिम को या अग्रीव पर्सन को दूसरे लॉज के तहत क्लेम करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये सिविल रिलीफ प्रदान करता है। जिस तरह की जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज है लाइक डिवोर्स, उसके लिए अलग कानून बने हुए हैं, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द मजिस्ट्रेट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12? ठीक है, जो एप्लीकेशन आती है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसको उन्हें कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है, मैटर कितने दिन में रिजॉल्व करना होता है? तो इसका आंसर है गाइस 60 डेज, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो है उसका क्लॉज 5 बताता है दैट मजिस्ट्रेट शुड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, ठीक है। 13th question is, which option is correct with relation to the proceedings conducted in camera under the protection of this act? ठीक है, तो देखिए प्रोसीडिंग्स कैमरा में हो, ये बात सेक्शन नंबर 16 करता है। तो बता रहे हैं कि 4 बातें लिखी हैं इस प्रोविजन के तहत, तो बताना है कि कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है कि ऑल द प्रोसीडिंग मस्ट बी इन कैमरा। तो दोस्तों अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कहीं भी मस्ट का यूज नहीं लिखा है, वहाँ पे रादर जब प्रोविजन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि अगर कोर्ट को खुद को लगे, यानी कि मजिस्ट्रेट को खुद को लगे, या फिर अगर पार्टीज डिमांड करे तभी जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा रिकॉर्ड की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मस्ट वाला कोई यहाँ पे कंपल्सन नहीं है। दूसरा है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल द प्रोसीडिंग मस्ट बी कंडक्टेड। अगेन दिस इज रॉन्ग, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सारी जो प्रोसीडिंग है वो ओपन कोर्ट में होंगी। तीसरा ऑप्शन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, इफ द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट दैट इट इज नेसेसरी देन द प्रोसीडिंग मे बी कंडक्टेड इन कैमरा। एब्सोल्युटली, यही मैंने बोला। डी क्या है, पढ़ लेते हैं। इफ बोथ द पार्टीज गिव्स कंसेंट, कंसेंट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसको लेके, तो गाइस सिंपल है, सेक्शन 16 का बाद जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, देयरफॉर 3 इज द राइट आंसर, ओके। चलिए 14 क्वेश्चन इज, विच सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द अग्रीव पर्सन ऑफ अ राइट्स? तो कौन से सेक्शन में प्रदान किया है कि पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सबका ड्यूटी है कि वो अग्रीव पर्सन को, जो वो विक्टिम महिला है, उसको उसके राइट्स के बारे में बताए? तो गाइज इसका सेक्शन नंबर 5 में ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है। चलिए सिंपल था। 15th क्वेश्चन इज, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑर्डर इज रॉन्ग? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर को लेके यहाँ पे 4 बातें लिखी है और हमें बताना है कि कौन सी बात इनमें से गलत है। पहला है, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेड एक्ट। तो गाइज ये बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है ना 31 में कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर वायलेंस किया तो या ब्रीच किया तो वो ऑफेंस है। दूसरा है, अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अग्रीव पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 हैज बीन कमिटेड। यस, दिस इज अगेन ट्रू। थर्ड इज, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नहीं, दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये पॉइंट गलत है। एंड ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, दिस इज ट्रू। सो यहाँ पर सिंपल है, थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया था हमसे। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके बेयर एक्ट से हैं, बेयर एक्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, बट बात इतना है कि आपको बेयर एक्ट का एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। अगर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम को
अच्छे नंबर से क्लियर करना है तो ठीक है। उनकी डीप अंदर की लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक प्रोविजन समझ के नहीं चलेगा काम। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको बैरेक का एक एक वर्ड टू वर्ड इलस्ट्रेशन सब कुछ आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं। चलिए 16 क्वेश्चन है कि द टर्म शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर द एक्ट रेफर्स टू। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है, 2 के S में डिफाइंड है। तो वहां पे उसका क्या मतलब दिया है, उसका सिंपल मतलब है गाइस, एनी हाउस होल्ड वेयर द अग्रीव पर्सन हैज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, वो कोई भी ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे जो विक्टिम महिला है वो उस घर में इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड की फैमिली के साथ रिसाइड कर रही थी, वही कहलाता है शेयर्ड हाउस होल्ड। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं सस्टेन करता है। चलिए 17th क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, 17th question is under section 26 of the act the relief under the domestic violence act can be sought in which proceeding। तो देखिए section 26 जो है वो relief allow करता है that it can be claimed in any ongoing legal proceeding। ठीक है, any ongoing legal proceeding before a civil before a फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी एक्ट के तहत हुई प्रोसीडिंग हो, किसी भी कोर्ट में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यूड है तो उसके लिए भी रिलीफ जो है वो इस एक्ट के तहत सॉर्ट किए जा सकते हैं। सेक्शन 26 इसकी बात करते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक तो ये बात बहुत ध्यान रखना, हम लोग बड़ा जल्दी में कई बार अपने एग्जाम को खत्म करने के चक्कर में ना ये नहीं पढ़ते कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो पहले तो सही सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 13। ठीक है, 13 में जो नोटिस का सर्विस का जो नोटिस आपको देना है बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको लेके एक स्टेटमेंट इनमें गलत है। पहला है नोटिस मस्ट बी सर्व बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, yes this is true। दूसरा है नोटिस मस्ट बी सर्व्ड विद इन 2 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है मजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यस दिस इज करेक्ट, मजिस्ट्रेट एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट है द रिस्पोंडेंट मस्ट अपीयर विद इन 30 days, ऐसी बात सेक्शन 13 में कहीं नहीं लिखी, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 30 days अपीयरेंस रूल कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर हियर। 19 क्वेश्चन इज अंडर दिस एक्ट विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफिसर इज करेक्ट। ठीक है, 2021 में आया हुआ सवाल है ये राजस्थान जुडिशरी का। तो यहाँ बोल रहे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेके यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, नहीं, इट इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पेनाल्टी प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग द ड्यूटी, नहीं ऐसा नहीं है। पेनाल्टी yes penalty may be prescribed for not discharging the duty by the protection officer, yes this is there, penalty है, penalty impose की जाती है। तीसरा ऑप्शन है FIR can be lodged, नहीं FIR लॉन्च नहीं होती है, जो भी एक्शंस लेने हैं उसके लिए प्रायर आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, that wherever an offence has been committed by the protection officer and none of the above। ठीक है, तो बाकी सब गलत है एंड ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन 33 आप पढ़िएगा, उसमें जो है पेनाल्टी का प्रोविजन है दैट इफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज एज पर द सेक्शन 2Q ऑफ द एक्ट रिस्पोंडेंट मीन्स, यहाँ पे रिस्पोंडेंट का क्या मतलब है, तो गाइज यहाँ पे रिस्पोंडेंट का मतलब है जब आप 2Q पढ़ेंगे तो मेल पर्सन व्हेन अग्रीव फीमेल इज लिविंग इन अ रिलेशनशिप विद हिम इन द नेचर ऑफ अ मैरिज, तो यहाँ पे मेल अडल्ट पार्टनर की बात की गई है। ठीक है, ऑल्दो अब सुप्रीम कोर्ट ने 2Q का जो परव्यू है वो उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब रिस्पोंडेंट में फीमेल को भी इंक्लूड किया जा रहा है, दैट फीमेल इज ऑल्सो कम्स विद इन दिस स्कोप ऑफ रिस्पोंडेंट, एंड ये बात कही गई थी हीरल हरसोरा के केस में। ठीक है, उसका केस भी आगे आई थिंक आएगा, हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 विच इज ट्रू अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए। पहला है ओनली द मजिस्ट्रेट वेयर द रिस्पोंडेंट रिसाइड इज जुरिस्डिक्शन, नहीं गलत है ये। ओनली द मजिस्ट्रेट वेयर द अग्रीव रिसाइड, यहाँ पे ओनली का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन काफी वाइड है। ठीक है, अगर आप लोग सेक्शन नंबर 27 पढ़ेंगे तो द मजिस्ट्रेट वेयर द अग्रीव पर्सन रिसाइड, वेयर द रिस्पोंडेंट रिसाइड और वेयर द अलिज वायलेंस टेक्स प्लेस, इनमें से किसी भी जगह पर जो है वहाँ पे मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रिवेल करेगा, चाहे जहाँ पर अग्रीव पर्सन रह रहा हो
या फिर यहाँ पर जहाँ पर रिस्पोंडेंट रहा हो या रह रहा हो, या फिर जहाँ पर वो जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो कमिट किया हो। तो सेक्शन 27 जो है ना, उसका काफी ब्रॉड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और उसका पर्पस यही है टू इंश्योर द एक्सेस टू जस्टिस टू द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हेल्ड दैट द एक्ट अप्लाइज इवन इफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज सीज्ड, ठीक है, एंड द वायलेंस इज कंटिन्यूइंग। ठीक है, किस केस में ये बोला गया था कि जो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये अप्लाई करेगा इवन इफ जो हस्बैंड वाइफ है उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप खत्म हो गया है, लेकिन वायलेंस अभी भी चालू है, अभी भी हस्बैंड जो है वो वाइफ को के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करता है। तो गाइज इसका आंसर भी है सरस्वती वर्सेस बाबू। इस केस में कोर्ट ने अप्लाई किया था दैट इवन इफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज एंडेड, दिस एक्ट विल बी अप्लाइड एज लॉन्ग एज द वायलेंस इज कंटिन्यूड। ठीक है, तो दिस इज सरस्वती वर्सेस बाबू। 23rd क्वेश्चन, वेरी इजी। किस सेक्शन में डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो टर्म है वो डिफाइन की गई है? तो वो डिफाइन की गई है 2F में, डोमेस्टिक रिलेशनशिप एज वन where the parties live or have lived together in a shared household, है ना। Question number 24 is under section 17 of the act the right to reside in a shared household is available to, किसको available होता है? So it is available to any woman in a domestic relationship irrespective of ownership। मैंने ऊपर ही बताया था क्वेश्चन में कि शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहने को लेके ओनरशिप का कोई प्रोविजन नहीं रहता है। महिला जो है वो अगर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो वो उस अपने हस्बैंड के साथ जो उसका शेयर्ड हाउसहोल्ड था उसमें उसको रिसाइड करने का राइट है, ये सेक्शन 17 जो है वो उसको प्रदान करता है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, 25 विच इज ट्रू रिगार्डिंग द अपील प्रोविजन अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो है वो अपील की बात करता है और बोलता है दैट अपील शैल लाई टू द सेशंस कोर्ट विद इन 30 डेज, है ना। तो क्या ऑप्शंस है? द अपील लाइज ओनली अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर, नहीं, दिस इज रॉन्ग। द अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अपील लाइज टू सेशन कोर्ट, यस दिस इज राइट आंसर। अपील लाइज टू हाई कोर्ट, नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अग्रीव पर्सन अंडर सेक्शन 2A। ठीक है, सेक्शन 2A के अंतर्गत अग्रीव पर्सन की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं है? पहला है अ वुमन हु हैज और इज इन अ domestic relation, yes this is true. A woman who is a relative of respondent, yes this is true. A woman who alleged to have been subjected to domestic violence, yes this is true. A woman who is a tenant in shareholder, नहीं भाई, tenant का क्या connection है aggrieved being an aggrieved person in a domestic violence case? So D is the wrong answer. ठीक है, a tenant is not necessarily in a domestic relationship, she may not qualify to be as an aggrieved person under section 2A. So D is the right answer. Question number 27, very direct question but may be asked. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into force on, तो इसका enforcement date क्या है? इसका enforcement date है 26 अक्टूबर 2006। ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, और enforcement date क्या है? enforcement date है 13 सितंबर 2005। तो लगभग उसके एक साल के बाद ये इनेक्ट हुआ था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज नॉट अ वैलिड रिलीफ अंडर सेक्शन 20। ठीक है, 20 के अंदर क्या वैलिड रिलीफ नहीं है? 20 के अंदर आप मॉनेटरी रिलीफ क्लेम करते हो, इट मे बी विद कंटेक्स्ट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग्स, इट मे बी फॉर द मेंटल टॉर्चर, इट मे बी फॉर द मेडिकल एक्सपेंसिव, लेकिन सेक्शन 20 जो है ना वो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात नहीं करता है। कस्टडी राइट जो है वो सेक्शन 21 में कवर होता है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय। सो वेरी सिंपल, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं अंडर सेक्शन 9 वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 विच इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 25। तो 25 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो जो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं वो उनको मॉडिफाई ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, रिवोक कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्राउंड है जिसपे मॉडिफिकेशन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस, यस। अगर किसी भी पार्टी के सर्कमस्टांसेस में चेंज होते हैं तो मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक्सपायरी ऑफ द ऑर्डर, यस। डेथ ऑफ द रिस्पोंडेंट, यस। अपील बाय द रिस्पोंडेंट, नहीं, रिस्पोंडेंट की अपील फाइल करना ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 25। ठीक है, इट इज नॉट अ ग्राउंड, देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। ओके, 31st क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 14 द मजिस्ट्रेट में रेफर द पार्टीज टू। सेक्शन 14 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पार्टीज को काउंसलिंग के पास भेज सकते हैं। ठीक है, सो आइदर टू अग्रीव पर्सन, आइदर टू द रिस्पोंडेंट और आइदर टू बोथ। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन or the circumstances of the case. So counseling is the right answer here. 32 question is
विच इज ट्रू अबाउट सेक्शन 16. सेक्शन 16 जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात करता है, तो उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है इट इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस, मैंडेटरी नहीं है. इट इज ऑप्शनल एंड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. 33. The term respondent under section 2Q originally referred to, तो हमने बताया originally it referred to only adult male members, but अभी जो है situation change हो गई है. Now the female is also can be a respondent and it has been developed through the judiciary's interpretation in the varied cases. 34th question is the act is applicable to, so the act is applicable to all the women who are in the domestic relationship. ये बात आप याद रखना. The act applies to all the women who are or who have been in a domestic relationship, not just a married woman. So B is the right answer. Therefore अभी कुछ recent case में ऐसा लिव इन रिलेशनशिप का नेचर जो कि मैरिज को कंप्लाई कर रहा है, दैट दे आर लिविंग इन सच अ लिव इन रिलेशनशिप जो कि मैरिज की तरह वो लोग रह रहे हैं, तो उस में भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वहां पर भी एक्ट अप्लाई करेगा. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द मैरिड वुमन ओनली. ठीक है, ओके. 35th क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 18 which allows a magistrate to prohibit the respondent from committing any violence. So a protection officer may prohibit the respondent from, तो protection order जो पास किया जाता है सेक्शन 18 के अंदर, उसमें रिस्पोंडेंट को किस चीज से प्रोहिबिट किया जाता है कि वो अग्रीव पर्सन को शेयर्ड हाउस होल्ड से नहीं निकाल सकती. दूसरा वो अग्रीव पर्सन से बातचीत कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कमिट करेगा, है ना, वो प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता. ये सारे ही प्रोहिबिशंस जो हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं अपॉन द रिस्पोंडेंट थ्रू दिस प्रोटेक्शन ऑर्डर. तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 36 is which section deals with the appointment and duty of protection officer? तो guys section 9 is the right answer. B is the right answer. 37 which is not a recognized service provider under the act. ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की गई है इस एक्ट के अंदर और हमको बताना है कि इनमें से कौन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. तो एनजीओ है, मेडिकल फैसिलिटी है, लीगल एड सेंटर्स भी हैं, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. पुलिस प्लेज देयर रोल इन द एक्ट बट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज सर्विस प्रोवाइडर. देयरफॉर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुलिस स्टेशन. ठीक है. 38 क्वेश्चन इज द एक्ट डिफाइंस अग्रीव पर्सन अंडर सेक्शन 2A. पहला जो सेक्शन सब क्लॉज है सेक्शन 2 का, वो अग्रीव पर्सन की बात करता है, मीन्स अ वुमन हु इज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस. क्वेश्चन नंबर 39 इज विच इज ट्रू अबाउट द मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20. ठीक है, जो सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ की बात करता है उसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है इट कैन ओनली बी ग्रांटेड आफ्टर कन्विक्शन. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा है. इट इंक्लूड्स द लॉस ऑफ अर्निंग्स एंड लॉस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. ट्रू. इट इज लिमिटेड टू 10,000. नहीं, कोई भी पेक्यूनरी लिमिट नहीं है. इट इज ओनली ग्रांटेड ओनली बाय द सिविल कोर्ट. नो. सो ओनली बी इज द राइट आंसर हियर. राइट. तो सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ जो है वो प्रदान किया जाता है अग्रीव पर्सन को फॉर द लॉस ऑफ अर्निंग्स, फॉर द मेडिकल कॉस्ट, फॉर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस. क्वेश्चन नंबर 40 इज विच जजमेंट रेड डाउन सेक्शन 2Q टू इंक्लूड फीमेल रिस्पोंडेंट. बताइए कि किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2Q के जो स्कोप है उसको वाइडन अप किया और रिस्पोंडेंट के टर्म के अंदर फीमेल रिस्पोंडेंट भी इंक्लूड की. तो गाइज ये लैंडमार्क जजमेंट है हिरल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा का. तो ये आप याद रखना, 2016 का जजमेंट था ये, वेरी इंपॉर्टेंट. 41 क्वेश्चन इज विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग. कई बार हमने ऊपर पढ़ लिया है, सेक्शन 16 इज द राइट आंसर. 42 क्वेश्चन इज द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 31. सी इज द राइट आंसर. 43rd question is under section 22 the compensation can be awarded for physical injuries, for mental torture, for loss of property but not for delay in the proceedings. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. So D is the right answer here. 44th question is the magistrate may pass an interim order only after hearing both the parties, only after police investigation on the basis of affidavit. Yes, section 23 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेट जो है interim order and ex parte order पास करते हैं on the basis of affidavit submitted by the aggrieved person. Question number 45 is which section allows the magistrate to alter, modify and revoke the order. तो guys this is section 25. 25 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने दिए गए ऑर्डर को ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं if the circumstances change.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किस सेक्शन में एक्सप्लेन है? तो गाइस सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है उसमें डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है. सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस. देयरफॉर 3 इज द राइट आंसर. ये आप याद रखना. Okay, last 3 questions are there. Question number 47 is under section 21, the magistrate may grant the custody of children. किसको grant की जाती है custody by the magistrate? Only to respondent? No. Only to aggrieved person? No. To either party as a deemed fit. ठीक है, किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है. यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है. जो भी केस का सर्कमस्टांस है, केस के फैक्ट्स हैं, उसमें जो टेम्पररी कस्टडी है ऑफ द चिल्ड्रन वो आइदर पार्टी को दी जा सकती है. इसमें चाइल्ड का वेलफेयर जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है. 48 question is the right to reside in a shared household is granted under. So this is granted, the right to reside का जो right है वो प्रदान किया गया है section 17 के अंदर, regardless of the woman's ownership or title. 49th question is the case of V.D. Bhanot versus Savita Bhanot. In this case Supreme Court held that. So in this case Supreme Court held that ये जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई हो सकता है टू ग्रांट द रिलीफ फॉर द पास्ट एक्ट्स ऑफ द वायलेंस. ठीक है, तो इसलिए ये लैंडमार्क केस है. याद रखना है कि इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज टू बी डिटरमाइंड बाय. कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो गाइज ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कितने नेसेसरी हैं टू बी अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट. देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. राइट, तो गाइज ये हो गए हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005. दे वर इमेंसली हेल्पफुल और हमने इन क्वेश्चंस के माध्यम से एक तरीके से पूरा एक्ट ही एक बार रिवाइज कर लिया है ना. तो ये हो गए. यहाँ पे हमने कुछ लैंडमार्क केसेस कोट किए हैं. आप लोग यहाँ पे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें पढ़िएगा. ये वही है जो ऊपर हम लोगों ने केसेस में कवर किए हैं. हिरल हरसोरा जिसमें बोला कि अडल्ट मेल नहीं बल्कि फीमेल भी कवर होती है अंडर सेक्शन 2Q एज अ रिस्पोंडेंट. वीडी बनॉट में बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई होता है ये एक्ट. ठीक है, एक केस है इंद्र शर्मा वर्सेस VK शर्मा ऑफ 2013. तो जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है, द लिव इन रिलेशनशिप का केस है एंड विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, उस पर भी ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है. फिर 2007 का इंपॉर्टेंट जजमेंट है SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा, जो कि फिर लेटर ऑन ओवरराइड किया गया था, ओवरऑल किया गया था सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा केस में. तो बत्रक केस में बोला गया था कि वाइफ के पास कोई राइट नहीं है टू रिसाइड इन अ प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय इन लॉज. ठीक है, लेकिन जबकि इस केस के अंदर, आहूजा के केस के अंदर, कोर्ट ने बत्रा के केस को ओवररूल किया और कोर्ट ने कहा कि वुमन हैज अ राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड इवन इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय द हस्बैंड. ठीक है, और लास्ट केस है सरस्वती वर्सेस बाबू, जिसको लेके ऊपर 2-3 केसेस आए थे, क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कोर्ट ने बोला था दैट अगर भले ही एक डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया था एक्ट के होने से पहले, पर बाद तक कंटिन्यूड है, तो उस पर ये एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन regarding the most important questions related to the domestic protection of women from domestic violence act 2005. I hope this will be helpful for you for any exam you are preparing for. मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड लेक्चर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती हैं इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट. Thank you for watching again. Thank you. Have a good day. Bye bye.